नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बंगाल में हिंदुओं के हाल की, जो दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, आगजनी, लूट, बलात्कार की घटनाएं तो हम सब सुनते आए हैं। हिंदुओं को अपना त्यौहार मनाने के लिए भी संघर्ष करना वहां पर पड़ रहा है, यह भी हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। हिंदुओं के सम्मानपूर्वक जीने के मौलिक अधिकार की बंगाल में धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। सम्मानपूर्वक जीना तो छोड़ दीजिए, जीने के मौलिक अधिकार के लिए भी बंगाल में हिंदुओं को जिहादियों के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ रहा है। वक्फ कानून का विरोध करते करते जिहादियों ने चंदन दास और हरगोविंद दास की हत्या घर से खींच कर दी। चंदन दास और हरगोविंद की जिस मोहल्ले में हत्या हुई, वहां पहले दुकानों को लूटा गया, फिर उसमें आग लगाई गई। जिहादियों ने घरों की महिलाओं के साथ बदसलूकी की और यह सब करने वाले कोई बाहरी मुसलमान नहीं थे। सभी के सभी परिचित मुसलमान थे जो उनकी दुकानों से सामान खरीदते थे। उधार खाता उनका चलता रहता था, लेकिन मौका मिलते ही मुसलमान भाईचारा निभाने आ गए। मुर्शिदाबाद में जिहादियों का खौफ हिंदुओं पर इस कदर हावी है कि चंदन दास और हरगोविंद दास के श्राद्ध और धार्मिक कर्मकांड में शामिल होने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पंडित और नाई ने जिहादियों के डर से पूजा और कर्मकांड कराने से माफी मांगते हुए मना कर दिया। इसमें गलती पूरी तरीके से पंडित या नाई का नहीं, बल्कि सरकार और पूरे समाज का है। सरकार को अपनी जनता के लिए जो भयमुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए, उसमें वो फेल है। और इसी हालत के लिए ममता बनर्जी की सरकार अगर 99% दोषी है तो 1% दोष केंद्र की मोदी सरकार का भी है। बंगाल के हिंदुओं की मांग है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर हालात को काबू में किया जाए, लेकिन सभी अपनी राजनीतिक और संवैधानिक मजबूरी का रोना रो रहे हैं। और बंगाल का हिंदू लुट रहा है, पिट रहा है, मर रहा है, अपने धार्मिक अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहा है। वह पलायन करने को मजबूर हो रहा है, लेकिन सरकारें चुप है, उन्हें सांप सूंघ गया है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण बंगाल की ममता सरकार आंखें मूंदे बैठी है, तो केंद्र की सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हालात के और भी खराब होने का इंतजार कर रही है। बंगाल में दंगाग्रस्त इलाके से या तो हिंदू पलायन कर चुके हैं या वो सीआरपीएफ के राहत शिविर में रहने को मजबूर है। बुरहान वानी और मोहम्मद पासा जैसे आतंकियों के जनाजे में शामिल होने से मुसलमानों को डर नहीं लगता। वो खुलेआम लाखों की संख्या में इनके जनाजे में केवल शामिल ही नहीं होते, बल्कि अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाते हैं, भारत विरोधी नारे भी लगाते हैं। लेकिन बंगाल में सीधे सच्चे हिंदुओं की मौत पर मातम मनाने या उनके अंतिम क्रिया में जाने से भी लोगों को डर लग रहा है। हिंदुओं के लिए कैसा बंगाल बना दिया है ममता बनर्जी ने। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बंगाल की स्थिति 90 के दशक के कश्मीर से भी बदतर हो चुकी है। बंगाल को हिंदुओं के लिए नर्क बनाने के लिए कौन है जिम्मेदार? क्या बंगाल में हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रपति शासन ही है एकमात्र उपाय? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। पश्चिम बंगाल की निर्ममता सरकार में आज हिंदू खून के आंसू रो रहे हैं, जिनके साथ सिसक रहा है इस्लामी हिंसा की भेंट चढ़ा वो दास परिवार, जिनके मृतक पिता हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास के श्राद्ध कर्म के लिए न तो कोई नाई आया और न ही कोई पुरोहित, जिसका कारण रही वो इस्लामी कट्टरपंथी भीड़, जिनके डर से नाइयों और ब्राह्मणों ने मृतक पिता पुत्र के श्राद्ध कर्म से इनकार कर दिया। दास परिवार के संबंधी चित्रदीप दास ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बुधवार 16 अप्रैल 2025 को दोनों का अंतिम संस्कार के बाद श्राद्ध कर्म किया जाना था। इसके लिए हम क्षेत्र के पुरोहितों के पास गए, लेकिन पुरोहितों ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए किसी भी पचड़े में फंसने के डर से श्राद्ध कर्म का निमंत्रण ठुकरा दिया। मृतक हरगोविंद दास के भतीजे बापोन दास ने बताया कि श्राद्ध कर्म के लिए ब्राह्मणों के अलावा नाइयों ने भी आने से मना कर दिया। हम अपने इलाके के 2 नाइयों के पास गए, लेकिन उन्होंने जरूरी सामान न होने की बात कहकर टाल दिया। उनके इस बहाने के पीछे भी इस्लामिक कट्टरपंथियों का खौफ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा मारे गए हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास अपनी पूरी जिंदगी
हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते रहे। लेकिन आज ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस पिता पुत्र का जीवन धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पित रहा, उनका श्राद्ध कर्म धार्मिक रूप से संपन्न नहीं हो सका। आज दास परिवार खून के आंसू रो रहा है। जो परिवार आज पश्चिम बंगाल में हिंदू होने की सजा भुगत रहा है, जिनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो उस जमीन पर जन्मे जहां इस्लामी कट्टरपंथ अब कानून से भी ऊपर खड़ा है। चंदन दास की विधवा पत्नी और मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। जिस परिवार के परिजन डर के मारे अपने ही देश में मारे मारे फिर रहे हैं, जिन्होंने न्याय की उम्मीद में ममता बनर्जी के लाखों के मुआवजे को भी ठुकरा दिया, वहीं दूसरी ओर दास परिवार की इस बेबसी पर ममता सरकार अपनी आंखें मूंदी बैठी है, जिन्होंने आज अपने राज्य का ऐसा हाल बना दिया है कि बंगाल में कट्टरपंथियों के डर से हिंदू अपने मृतकों का तर्पण भी नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। इलाका का सिचुएशन तो बहुत ही खराब है, बहुत ही डरावना मचा हुआ है। हम लोगों को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और ऐसा सिचुएशन क्यों आया है उसका भी सॉल्व चाहिए हम लोगों को, कि ऐसा सिचुएशन दोबारा ना होए। और हाँ, हम लोगों का सुरक्षा चाहिए, परमानेंट सेंट्रल फोर्स का सुरक्षा चाहिए। हम इधर का लोकल आदमी है, और यहाँ जो जितना परिवार है टोटल 200 परिवार है, और यहाँ 400 से ऊपर लोग इधर रह रहे हैं। 80% ऊपर जो महिला इधर है। हम लोग यहाँ चाहते हैं, अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए, और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं, और पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो 1 कदम भी नहीं है, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। हम लोगों का यहाँ पे जो मोदी खाना दुकान है वो सब मतलब कि जला दिया, और पूरा तोड़ फोड़ के, मतलब 2 दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। इधर साइड हम लोगों का ये मतलब घर के पीछे एक घर है, उस घर में पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है, और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है। सब टैंकी होंगे, सब मतलब कि सब मतलब तोड़ फोड़ के, मतलब कुछ भी ये नहीं है। देखिए, मैं अभी यहाँ पे इस कैंप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूँगी कि जो वो बात कह रही है, ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं। See, the observations made by the CM has to be taken in all its seriousness. Let the investigating agencies find out the truth, you know. I don't want to venture on a guesswork now. देखिए, प्रशासन की ओर से और राज्य के मुख्यमंत्री ने हर कदम उठाया है, लेकिन हम लोग विगत सालों में भी देखे कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है, जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसमें इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। फरीदाबाद में जो कुछ हुआ उसे मेरी गहरी पीड़ा है। जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, पलायन हर हालत में रुकना चाहिए। बांग्लादेश में अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, वहां का षड्यंत्र है जैसा कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार अगर विदेशी षड्यंत्र को नहीं रोक पाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाई, और कानून व्यवस्था मुर्शिदाबाद में अगर बिगड़ी है, तो फिर पश्चिम बंगाल की सरकार। मैं दोनों को दोषी मानता हूं। महत्वपूर्ण यह है कि मुर्शिदाबाद में नॉर्मलिटी रिस्टोर हो। बार बार कह चुका हूं कि इस देश में परंपरा है प्रतिरोध की, लेकिन वो प्रतिरोध, वो विपक्ष गांधीवादी तरीके का। गांधी जी ने सत्याग्रह दिया, अंबेडकर साहब ने कहा लीगल पिटीशंस, दोनों चीज का इस्तेमाल करिए। हिंसा में किसी की मौत हो, किसी की, अमरेंद्र की हो या अनवर की हो, मरा तो भारत का नागरिक ना। देखिए, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी की सरकार पूरी तरीके से वहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल साबित हुई है। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए पश्चिम बंगाल को हिंसा की आग में झोंकना, ये वहां की मुख्यमंत्री जी को कहीं कतई शोभा नहीं देता है। तो बंगाल में हालत
बेकाबू होते जा रहे हैं। हिंदुओं का रहना दुभर हो रहा है। जो हिंदू मरने के बाद भी अपने परिजनों का श्राद्ध कर्म नहीं कर पाए, उससे और बुरा क्या हो सकता है। आज लगता है हिंदुओं का बंगाल में रहना एक सजा हो गई है। चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बात करने के लिए। सोफिया खान है टीएमसी की तरफ से। मुमताज़ रिजवी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। विवेक सोनकर बीजेपी के नेता हैं। नाजिया इलाही खान राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं जो सोनकर जी हैं हमारे साथ, विवेक सोनकर, मैं विवेक सोनकर जी से चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। विवेक सोनकर जी, आप कोलकाता में हैं, आप वेस्ट बंगाल में हैं, इस स्थिति को बिल्कुल नज़दीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बंगाल में जो अभी स्थिति है वो 90 के दशक के कश्मीर वाली स्थिति वहाँ पर होते जा रही है, बनते जा रही है? विवेक सोनकर जी की आवाज़ आ रही है आपको? अनम्यूट करें विवेक सोनकर जी, अपने आप को अनम्यूट करें आप। लगता है मेरी आवाज़ भी जो है सोनकर जी के पास नहीं पहुंच रही है। मैं पीसीआर से कहूँगा कि एक बार उनको ठीक करें। और मैं विदु रावल जी के पास जाऊँगा। यही सवाल मेरा विदु रावल जी आपसे भी है, क्या बंगाल की स्थिति 90 के दशक वाले कश्मीर जैसी हो रही है? मुकेश जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं दर्शकों को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ ठीक ठाक है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए, कुछ दिनों पहले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अगर 100 हिंदू घरों के बीच में एक भी मुस्लिम घर है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी पूछा था कि क्या 100 मुस्लिम घरों में 50 हिंदू परिवारों के घर जो हैं क्या वो सुरक्षित हैं? क्या उनकी जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी ले सकता है? देखिए, यही मुर्शिदाबाद की ये कहानी है। किस प्रकार से वहां पर जो एक खुद को शर्म निरपेक्ष तो हैं ये लोग, खुद को सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वाला बताने वाले ऐसे लोग सत्तासीन होकर किस प्रकार से पुलिस को बुलाने के बाद भी लोग तड़फते रहे और घंटों घंटों पुलिस ना आए। इस प्रकार की एक व्यवस्था हमने पश्चिम बंगाल में देखी है। मैं देख रहा था पश्चिम बंगाल की सांसद जो है वो कह रही थी कि ये पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। देखिए, इससे अधिक बदनाम हो ही नहीं सकता कोई भी। ये जो है मुझे लगता है मानवीय मूल्यों की हत्या हुई। किस प्रकार से छुट्टी पर भेज दिया है, इंसानियत को छुट्टी पर भेज दिया गया। किस प्रकार से आज श्राद्ध के लिए भी जो है परिवार तड़फ रहे हैं, श्राद्ध भी नहीं हो पा रहा। पहले दंगों में टारगेट करके मारा गया हिंदू परिवारों के लोगों को, और उसके बाद श्राद्ध पर भी जो संकट जो है सामने देख पा रहे हैं, ये हम सबको शर्मिंदा करता है। आज पूरा भारत जो है बेचैन है इस व्यवस्था को देखकर, इस चीज को देखकर। पूरा भारत जो है आज बहुत आक्रोशित है, बहुत रोष में है और उन लोगों से सवाल पूछना चाहता है जो संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा जो बैग लेकर दिखाया करती थी ना, ऑल आइज ऑन गाजा और पैलेस्टाइन का फ्लैग लगाकर, फ्रॉम द रिवर टू सी द पैलेस्टाइन विल बी फ्री, इस प्रकार के बैग आज पूरा देश देखना चाह रहा है कि प्रियंका वाड्रा, राहुल वाड्रा, माफी चाहूंगा, राहुल गांधी और वो जो पूरा एक गैंग है, पूरा अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन से लेकर तेजस्वी यादव तक सभी लोग जो हैं ये आज जो है मुंह में दही जमाए बैठे हैं। बड़े संतुलित से बयान दे रहे हैं। जो लोग हिंदू टेररिज्म की खोज कर लाते थे वो आज जो है उनको दिखता नहीं किस प्रकार से जिहादी भीड़ ने जो है वहां पर निशंसता दिखाई है, जो एक क्रूरता दिखाई है। बिल्कुल सही, इसका कोई पैरेलल नहीं है। बिल्कुल इसका कोई पैरेलल नहीं है और इसका कोई जवाब और इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। हमारे साथ सोफिया खान टीएमसी की प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ हैं। सोफिया, क्या कहेंगी आप? क्या बंगाल के हिंदू अपना धार्मिक कार्य तो छोड़ दीजिए, पूजा पाठ में तो पहले से दिक्कत हो ही रही थी। सोफिया से भी शायद हमारा भी जो है संपर्क नहीं हो रहा। मैं नाजिया के पास आऊँगा। नाजिया, क्या आपको लगता है कि पहले तो पूजा पाठ करने में दिक्कत थी, अब श्राद्ध कर्म भी नहीं हो पा रहा है? इतना खौफ जिहादियों का कि वहाँ पर हिंदू अपना श्राद्ध कर्म जो है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। कब तक बदलेगी स्थिति, या बदल भी पाएगी कि नहीं? मुकेश जी, आपको और सभी को पैनलिस्ट को हर हर महादेव, जय जय श्री राम। पश्चिम बंगाल के कई डिस्ट्रिक्ट का मैंने दौरा किया। जब मैं 5 दिन से बंगाल में थी
मैंने बनगांव का दौरा किया, मिदनापुर का दौरा किया, कुल्टी और आसनसोल का दौरा किया और मुर्शिदाबाद के आसपास के ग्राम का भी दौरा किया। जिस हिसाब से एक भयंकर, एक डरावना माहौल हिंदुओं के लिए बना करके रखा गया है, आज मुझे जुलाई 1905 की याद आ गई, जब वाइसराय कुर्जोन ने डिवाइड किया था कम्युनल लाइंस पर बंगाल को और सेपरेट किया था मुसलमानों को ईस्टर्न एरिया से और हिंदुओं को वेस्टर्न एरिया से। बस वही परिस्थिति अब दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी को फरहाद हकीम छुप करके घुंघनी और खजूर खिलाते हैं इफ्तार करने के लिए, रोजा रखवाने के लिए। ममता बनर्जी साहिबा ईद की नमाज में जाकर के जहर उगलती हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में खिलाफत कमेटी, खलीफाओं की कमेटी चल रही है। हमारे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग की मानसिकता चल रही है। हमारे पश्चिम बंगाल में माननीय मेयर साहब दावा देते हैं और दावा ठोकते हैं कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में मेजॉरिटी में मुसलमान होगा और माइनॉरिटी में हिंदू होगा। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर पिता और पुत्र का गला रेत दिया जाता है। और गुनाह क्या था पिता और पुत्र का? क्योंकि वो भगवान की प्रतिमा बनाते थे। उनके श्राद्ध में कोई नहीं आ रहा है। क्यों? अगर आ जाएगा तो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा उसका भी हो जाएगा। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ पर गुस्ताख रसूल नहीं हो रहा है, यहाँ गुस्ताख वक्फ हो रहा है। यहाँ लैंड पर कब्जा करने वाले लैंड माफिया के चोर और चुट्टों को पकड़ने का जो एक बिल आया है, एक कानून बना है, उसका समर्थन करने वाले आज वो तो पिस रहे हैं, साथ साथ में आम हिंदू जनता भी बलि चढ़ रहा है। ठीक है नजा, विवेक सोनकर जी हमारे साथ हैं। विवेक सोनकर जी के पास जाऊंगा। उससे पहले मैं मुस्लिम स्कॉलर मुमताज रिजवी अगर जुड़ गए तो सोफिया खान जो हमारे साथ हैं टीएमसी की। सोफिया, क्या आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। बिल्कुल। सोफिया, आप सुन रही हो कि हमारे जो दूसरे जो पैनलिस्ट बोल रहे थे उनको भी आपने सुना होगा। आज क्या बंगाल में ऐसी स्थिति है कि हिंदू जो है वो अपना श्राद्ध कर्म भी नहीं, एक तो आपने हत्या करवाई, लूट करवाई, आगजनी करवाई, अब श्राद्ध कर्म में भी पंडित या नाई नहीं आ पा रहे क्योंकि जिहादियों का खौफ है इतना ज़्यादा। किसकी गलती में? कब स्थिति सामान्य होगा? कब तक हिंदू इस तरीके से रहने को मजबूर होंगे? देखिए, बंगाल के माहौल जो है मुर्शिदाबाद और क्षेत्रीय इलाकों में माहौल तो बिगड़ा है, उससे मैं इनकार नहीं करूंगी। और जिस प्रकार से हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपील की है वो इमाम और मौलवियों से भी मिल रही हैं ताकि जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे। जिन हिंदू परिवारों ने पलायन किया था वो कहीं हद तक सामान्य हो रहा है स्थिति और वो वापस भी आ रहे हैं। दूसरी बात है, मैं बार बार एक बात सुन रही हूँ कई दिनों से, हिंदुओं की मौत हुई या हिंदू पलायन किए। किसी ने ये बात जिक्र नहीं की कि 2 हिंदू और 1 मुसलमान जो 17 साल का एक युवा था उसकी भी मौत हुई। तो मुझे लगता है कि हमें हिंदू मुसलमान से उठकर दंगइयों का कोई धर्म नहीं होता, ये बार बार मैं कहती हूँ। या जितने भी सेकुलर लोग हैं वो ये बात को मानते हैं, क्योंकि देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट तो पूरे देश में हो रहा है। वक्फ कानून, उसको लेकर मैं अभी नहीं कहूंगी अच्छा है बुरा है, क्यों नहीं है, लेकिन मुसलमान तो रस्तों पर हैं, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। और लाखों की संख्या में जो मुसलमान हैं उसमें सारे लोग टोपी जो लगाकर हैं वो सारे ही लोग मुसलमान हैं, जरूरी नहीं है। तो ये बात को जानना, ये इस बात में आप अपने बचाव के लिए जो तर्क दे रही है, ठीक है। तो आप ये बताइए, सोफिया खान आप ये बताइए, तो आपकी जो मुख्यमंत्री हैं, जो आपकी जो नेता है, वो इमामों के पास क्या करने गए? इमामों को क्यों? उनको भी तो लग रहा होगा ना इमाम ही करवा रहे हैं या इमाम की कौम के ही लोग करवा रहे हैं, तभी तो वो इमाम के पास गई। वो किसी शंकराचार्य के पास तो नहीं गई, वो किसी हिंदू धर्मगुरु के पास तो नहीं गई कहने के लिए कि आप अपने लोगों को समझाइए। और इमाम के बारे में जब ममता बनर्जी को ये पता है कि इनके कहने पे दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, तो उनको समझाने से बेहतर होता ना उन्हें उठा करके सलाखों के पीछे ठेलते। उनसे बात क्यों करने के लिए गए थे? मुझे 1 मिनट समय दीजिएगा जी, मुझे बोलने दीजिए जी। हाँ, आपने जो अभी कहा कि वो इमाम और मुअज्जिन ये लोग दंगे करवा रहे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इमाम और मुअज्जिन के कहने पर
लोग जो पीसफुल, मैं अभी भी कह रही, मुसलमान दंगे नहीं कर रहे हैं, दंगे मुसलमान नहीं कर रहे हैं, दंगई जो कोई भी है वो मुसलमानों के प्रोटेस्ट में घुसकर मैं फिर कह रही हूँ, मुसलमानों के प्रोटेस्ट में लाखों की संख्या में मुसलमान अगर रस्तों पर हैं, उसमें घुसकर कौन दंगा करवा रहा है, ये तो मुझे लगता है ये आईबी रिपोर्ट्स में सोफिया, मुझे लगता है कि आपने आप सच को जानबूझ करके छुपा रही हैं। सच आपने स्थिति का आपने अभी बाइट नहीं सुनी। जिन लोगों ने आगजनी की, जिन लोगों ने वहां पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की, जिन लोगों ने चंदन को और हरगोविंद दास की हत्या की, वो सब के सब मुसलमान जानने पहचानने वाले थे, पड़ोसी थे। सबकी बाइट आ चुकी है, सब एक दूसरे को पहचानते थे। जिन दुकानों में आग लगाई गई है उन दुकानों से वो खरीदारी करते थे, उनका उधारी खाता चलता था वहां पे। और तब वो ये कमेंट्स को मैं मान नहीं सकती, क्योंकि आईबी डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट आई है, ये मैं आईबी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बता रही हूँ कि वहां पर जितने भी मैक्सिमम दंगई थे वो बांग्लादेश से आए थे। मुर्शिदाबाद ये आईबी की रिपोर्ट नहीं है, ये आईबी की रिपोर्ट नहीं है, आपके स्टेट इंटेलिजेंस की झूठी रिपोर्ट है। ये आईबी की रिपोर्ट नहीं है, ये आईबी की रिपोर्ट नहीं है सोफिया, आप इसको आईबी की रिपोर्ट नहीं है, आपके स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। ये आपके स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जो आपकी सरकार ने आपके दबाव में आकर के वो रिपोर्ट दी है और मामले को पॉलिटिकल बनाने के लिए रिपोर्ट बनाया गया है। विवेक सोनकर जी हमारे साथ है, ठीक है, विवेक सोनकर जी इसका जवाब देंगे। विवेक सोनकर जी हमारे साथ हैं। हम विवेक सोनकर जी, आपको आवाज आ रही है? विवेक सोनकर जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? आप जी आवाज आ रही है। हाँ जी, विवेक सोनकर जी बताएं जरा, जो सोफिया कह रही हैं कि जो लोग थे दंगा करने वाले वो बांग्लादेश से आए थे, बाहरी थे, और इसमें कुछ हिंदुओं के भी होने की बात कर रही है सोफिया। मैं सभी पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूँ, सादर नमस्कार राम। भाई साहब, ये मैं देख रहा था, बड़ा दुख का विषय है कि हमारी जो बहन बोल रही हैं सोफिया जी, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, जिस ढंग से 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, पश्चिम बंगाल उसी राह पे चल पड़ी। मुर्शिदाबाद में जिस ढंग से हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास के ऊपर हमला हुआ, ये एक प्रायोजित कार्यक्रम था। कोई कितना भी कह ले, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता और पूरे भारतवर्ष की जनता इनकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। अगर प्रायोजित नहीं थे, अगर कोई दूसरा कोई भुगता है, अगर अंदर आता है, तो ये जवाबदेही किसकी थी? आज वहां के हिंदू परिवार खून के आंसू रो रहे हैं। वहां पे जो व्यक्ति सारा जीवन मूर्ति बनाता था, बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, उनका धार्मिक रीति रिवाज से, जैसे वहां की जो बात सुनने को आ रही है कि नाई भी और पुरोहित भी उनके श्राद्ध क्रम में पहुंचे नहीं, ये हम लोगों के बड़े हृदय विदारक विषय है। ममता बनर्जी मौलवियों के सम्मेलन में जाती हैं, उनमें, लेकिन उनमें उनका हमदर्दी नहीं है। वो दुधारू गाय को देख करके वोट की पॉलिटिक्स करने पर तुली हुई है। ये बड़ा शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल आने वाले समय में जिस स्थिति से गुजर रही है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जानना है और सारे मीडिया को लोगों को इसको देखना है कि बंगाल सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, पश्चिम बंगाल के हर कोने, हर जगह पे ऐसे आपके बगल में जो तस्वीर चल रही है विवेक जी, ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। राहत शिविर में ऊपर जो राज्यपाल है वो वहां पर पहुंचे हैं, राज्यपाल, और राहत शिविर में हिंदुओं से मिल रहे हैं। ऑडियो ढुकছে এই অডিও ঢুকছে না अमिता शंकर जी को आप स्क्रीन पे लें। अंकित, हाँ, विवेक सोनकर जी, उसके बाद मेरा एक और सवाल होगा आपसे, अपनी बात पूरी करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट सवाल पूछूंगा। जी विवेक जी। जी जी,
एक जो चीज़ है, अभी ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो तो सब कोई देखने में आ रहा है कि ना नाई डर की वजह से पहुंचा श्राद्ध कर्म में, ना पंडितों ने मना कर दिया सुरक्षा के कारण, जो मैं सुरक्षित नहीं हो सकता, मेरे पे भी हमला हो जाए, और उनका डर जो है वाजिब था, वो कोई भी डर सकता है। लेकिन एक तरफ बंगाल के हिंदू हैं, दूसरी तरफ कश्मीर में बुरहान वानी के जनाजे को अगर आप देखें, लाखों की संख्या में जिहादी के जनाजे में ना सिर्फ लोग गए थे बल्कि अल्लाहू अकबर का नारा भी लगा रहे थे और देश विरोधी नारे भी लगा रहे थे। बेंगलोर में पासा जो आतंकी जिसकी मौत जो जेल में हुई थी, जो बेंगलोर ब्लास्ट का जो है वो आरोपी था, उसके जनाजे में पुलिस 200 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को लगाया गया था सुरक्षा में, और वहाँ भी हज़ारों की संख्या में लोग जो है, लोग नहीं कहे, मेरे को जिहादी मुसलमान जो है वो शामिल हुए थे। लेकिन यहाँ पर कोई निकल करके सामने नहीं आता। क्या लगता है कि आपको स्थिति इतनी खराब हो गई है बंगाल में हिंदुओं के लिए, खासतौर पे मुर्शिदाबाद में? ये आप स्थिति देख रहे हैं, ये आकलन आप भी कर रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में वहां का माहौल सुरक्षित नहीं है, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, हस्तांतरण हुआ, वहां पे जिस ढंग से ठीक उसी पैटर्न पे यहाँ पे भी वो लोग प्रभावित होकर के यहाँ के लोगों ने हिंदुओं को आतंकित करने का प्रयास किया। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो वक्फ बिल लेकर के आया, ये किसके लिए लाया? ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो बरसों बरस तक पीड़ित थे, डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी के जो संविधान को बचाने का जो काम किया, जो बरसों बरस तक दलितों की जो संपत्ति तो जब्त करके इन लोगों ने इसका मिसयूज, इस बिल संशोधन के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाने की बात है। ये पूरे पश्चिम बंगाल के हर कोने में जिस ढंग से ये अत्याचारी सत्तारूढ़ सरकार लोगों को उस्कावा दे करके जो किलिंग करवाने का काम कर रही है, बड़ा शर्मनाक है, बड़ा दर्दनाक है। आने वाले समय में जनता इसको माफ नहीं करेगी। विवेक जी, क्या आप लोग जो कह रहे हैं कि 99% जो दोष जो है वो अगर ममता सरकार का है, तो 1% गलती जो है केंद्र सरकार की भी है? हिंदुओं की मांग, आखिर हिंदुओं की सुरक्षा, क्योंकि राहत शिविर में जो लोग हैं जो हिंदू, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें परमानेंट सिक्योरिटी चाहिए, हमें परमानेंट कैंप में तो कोई रह नहीं सकता, परमानेंट फोर्स को तो लगाया नहीं जा सकता, तो राष्ट्रपति शासन एक उपाय हो सकता है। तो आखिर कब, क्यों इंतजार कर रही है? क्या सिचुएशन इससे ज़्यादा खराब क्या हो सकता है? आप किस सिचुएशन के आने का इंतजार कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए? जी भाई साहब, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला होता है जी। हिंदुस्तान में एक उत्तर प्रदेश भी है जहां पे माननीय योगी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां पे भी शासन प्रशासन का राज है। लेकिन इतना भयावह स्थिति जो पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं है। आप एक उत्तर प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में ले सकते हैं। योगी जी ने जिस ढंग से काम किया है, यहाँ पे जो आप राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं, ये तो टोटल फेल्योर सरकार है। यहाँ की पश्चिम बंगाल की सरकार टोटल फेल्योर है, और यहाँ पे उचित कार्रवाई केंद्र को आने वाले समय पे ये उचित निर्णय लेंगे। माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ये आने वाले समय पे इस चीज को बारे में संज्ञान लेके कर रहे हैं। तभी तो यहाँ पे हमारी महिला आयोग की सदस्य जा रही है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी गवर्नर से मिले, ये अपने भवानी भवन में जाकर के पीड़ितों की अगर आवाज नहीं उठाते तो यहाँ पे ममता बनर्जी गहरी नींद में सोई रहती। आज नींद से जगाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया। बिल्कुल, मैं टीएमसी की सोफिया के पास जाना चाहूँगा। सोफिया, क्या आपको लगता है कि सिचुएशन जो है राज्य सरकार की हाथ की बाहर की बात होगी? जो आपके जिहादी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो आपके पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं, जो विरोधी, जो वक्फ बोर्ड के विरोध में सड़कों पे जो लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी से हम नहीं हैं। वो ममता बनर्जी को भी चैलेंज कर रहे हैं, वो आपके पुलिस अधिकारियों को चैलेंज कर रहे हैं, वो हिंदुओं के घर में आग लगा रहे हैं, वो हत्याएं कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। जब आपसे संभल नहीं रहा है तो आप रिकमेंड क्यों नहीं करते? आप कहिए, राष्ट्रपति शासन के लिए आप भी रिकमेंड कर सकती हैं। सोफिया, पहले आप मुझे समय दीजिएगा। जब भाजपा वाले बोलते हैं तब आप लोग तो बीच में काटते नहीं है। 5-5 मिनट समय देते हैं, 1 मिनट आपकी आवाज। चलिए, आपका समय अब शुरू होता है, 5 मिनट में गिन के दूंगा, आप दीजिए। बातों को काट देते हैं। जनता देख रही है, जनता देख रही है। आप तो हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं। जब बोलेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे? आपको बोलने के लिए दे रहे हैं तो आप इधर उधर की बात कर रही हैं। आप बोलिए ना, जो सवाल पूछा गया जवाब दीजिए उसका। सुन बता रही, बोलने दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा, काटिएगा मत। बंगाल की स्थिति 2021 के बाद से अगर हम भाजपा की माने और गोदी मीडिया की माने तो बंगाल में हिंदू तो रहने लायक ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है आप लोगों का कि 2021 में भी बहुमत के साथ ममता बनर्जी जीती और 2024 में भी उन्हीं के मैक्सिमम ज्यादा सांसद जो है वो बंगाल से गए। क्या दुर्भाग्य है? क्या लोग यहाँ बेवकूफ हैं क्या?
क्या मुसलमानों के वोटों से ममता बनर्जी जीतती आ रही हैं? जहां तक मुर्शिदाबाद की बात है, मैं नहीं इनकार कर रही हूं कि वहां पे दंगे नहीं हुए हैं। वहां मुसलमान भी मरा है, हिंदू भी मरा है, वहां पे देशवासी मरे हैं। सोफिया, मैं आपको अब आप जो कह रही हैं, मैं अब आपको जब सैकड़ों लोग होते हैं ना, एक साधारण कुंभ मेला में हजारों की मौत हो जाती है। सोफिया, जब आपने जो डेटा की बात की, आपने आंकड़े की बात करी, तो मैं आपको बता दूं, पिछले विधानसभा चुनाव की आप बात कर रही हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में आप जो कह रही है ममता बनर्जी चुन के आई, आप सोफिया सुन तो लो, आप सुन लो, आप जो सवाल उठाए आपको मैं बता रहा हूं ना, 2% का अंतर था वोट का, बीजेपी और टीएमसी में 2% का अंतर था और 14% हिंदुओं को आपने वोट डालने के लिए नहीं दिया। 2% वोट का अंतर था पिछले चुनाव में, 14% हिंदुओं को वोट डालने नहीं दिया गया। आप सिर्फ भाजपा के पैनलिस्ट को बुलाया, भाजपा के पैनलिस्ट और टीएमसी के पैनलिस्ट की बात नहीं है, सच केवल ऐसा नहीं कि सच केवल बंगाल में है, बंगाल से बाहर निकल के सोशल मीडिया का जमाना है, सच सबको पता है। ठीक है सोफिया, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मुमताज रिजवी भी जुड़ गए हैं। मुमताज साहब, स्वागत है आपका, अपनी बात पूरी करें सोफिया, उसके बाद फिर मैं रिजवी जी के पास जाऊंगा। ठीक है, लगता है आपकी बात पूरी हो गई। रिजवी साहब, मैं जब आपने पूरी स्थिति का जायजा लिया होगा, बंगाल में जो हो रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं है, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो स्थिति है, जो हालात है, वो बिल्कुल सही है? ऐसे में इसको कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र उपाय है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जो एजेंसियां हैं, सरकार है, पूरा तंत्र है यहाँ पे, तो वो जाए वहां पे देखें, और अभी टीमें गई हुई हैं, वो सब निरीक्षण करेंगी, जांच करेंगी, और अगर ऐसी स्थिति लग रही है, मैं समझता हूँ कि लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं मुकेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी को इसमें फायदा दिख रहा है। अब मैं ये कोई यूं ही बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि राजनीति में किस हद तक कौन जा सकता है ये आप देख लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अफसोसनाक है। और फिर वही बात कहूंगा तो अभी लोग कहते हैं कि आप साहब दूसरी जगह बात कर रहे हैं। पूरे देश का माहौल इस तरह का बना दिया, नफरत का माहौल बना दिया। भाई क्यों आप नफरत फैला रहे हो? आप बेरोजगारी पे रिजवी साहब, तो रोजगार ये जो आपको मैं इसीलिए बोलता हूँ, ये जो हत्या और ये जो दंगे फैले, ये तो वक्फ बिल के विरोध में लोग आए थे ना, इसमें हिंदुओं जो जिनकी हत्या, उनका क्या दोष था? नहीं, एक मिनट मुकेश जी, मैं आपको बताऊं, देखिए ये हिंदुओं को उकसाने का काम कुछ लोगों ने किया था, सनातन बोर्ड के नाम पे आप आइए, लेकिन मुसलमानों ने समर्थन कर दिया। हम जैसे लोगों ने कहा भाई सनातन बोर्ड बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए, तो वहां मामला ठंडा हो गया। तो ये क्या है? ये पहली बार है सब। भाई अगर मुसलमानों का मामला है तो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके मुकाबले में तो प्रोटेस्ट करो ना, आप प्रोटेस्ट करो, उसमें कौन आपको रोक रहा है? आप जाकर के हिंदुओं के घर को लूट रहे हो, आप उनके दुकानों में आग लगा रहे हो, उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हो, हिंदुओं की हत्या कर रहे हो। आप प्रोटेस्ट करो ना, प्रोटेस्ट करने के लिए गलत है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज है, और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये की तमाम यही चीज हर जगह होनी चाहिए, कहीं भी हो। मैं कभी भी दंगे का समर्थन नहीं करता हूँ, हमेशा इसकी मुखालफत करता हूँ। बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन जिस तरह से उसको भड़काया जा रहा है, जिस हवा दी जा रही है, ये भी नहीं होना चाहिए। कौन भड़का रहा है? कौन हवा दे रहा है? कौन भड़का रहा है? बीजेपी हवा दे रही है। ठीक है, बीजेपी हवा दे रही है। ममता बनर्जी दूध की धुली हुई है। सारे मुसलमानों को बीजेपी ने इनवाइट किया था, आ जाओ, सारे मुसलमान जो वहां पर टोपी लगा करके विरोध कर रहे हैं, उनको बीजेपी ने बुलाया था। ठीक है रिजवी साहब, कुछ तो आंखों में शर्म रखो, रिजवी साहब, कुछ तो शर्म रखो। इस तरीके की बातें कर रहे हो खुलेआम, आप कुछ तो शर्म रख करके बात करो। विदु रावल जी, आप गलत जगह उम्मीद लगाए हुए हैं जी, आप शर्म की उम्मीद गलत जगह लगाए हुए हैं। बिल्कुल, ये खुद को डिक्लेयर्ड, ये डिक्लेयर्ड शर्म निरपेक्ष है, शर्म से निरपेक्षता का धर्म निभाते हैं। आप लोग राजनीति करते हो। रिजवी साहब, आप बीच में ना बोले, मैं आपको समय आपको दिया था मैंने, आप बीच में मत बोलिए, रिजवी साहब, इनको बोलने दीजिए। मौलाना रिजवी, दंगा मत करो। चलिए ठीक, देखिए ये डिबेट में भी आकर दंगा फैलाते हैं,
डिबेट में भी आकर दंगा फैला। नहीं, हम दंगा नहीं कर रहे हैं, आप सरकार भाई हर सेंटेंस में कमेंट बोलिए ना रिजवी साहब, बीच में मत बोलिए, लोगों को सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, बातचीत की बात करने। जी बोलिए। उन्होंने कहा पूरे रिजवी ने कहा कि पूरे देश में नफरत का माहौल बना दिया है, और इससे पहले जो दूसरी अपने आप को सेकुलर कहने वाली महिला जो थी वो कह रही थी कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। देखिए, लेकिन दंगाइयों का धर्म खो जा गया था जब ये जो इंडी गठबंधन के लोग थे, जब इनकी सरकार थी, तब एक कम्युनल वायलेंस जो बिल आया था उसमें दंगाइयों को का परमानेंट धर्म ढूंढा गया था कि दंगा कहीं पर भी हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी दंगा हो, उसका कसूरवार जो है वो बहुसंख्यक हिंदू होगा। और बहुसंख्यक ये जो शब्द है ये भी बड़ा अनऑब्जेक्टिव है कि जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होगा वहां पर भी दंगा हुआ तो दोषी हिंदू होगा, ये मानकर पुलिस कार्रवाई करेगी। वो कम्युनल वायलेंस बिल जो है उसमें इस प्रकार की बात थी। लेकिन फिर कहना कि पूरे हिंदुस्तान में नफरत का माहौल बना दिया, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। ये कुछ दिनों पहले कहते थे आतंकवादियों का भी कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब इनकी सरकारें आती हैं तो किस प्रकार से सैफरन टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। आज की अगर केवल बात करें, दंगों से पीड़ित जो लोग हैं उन्होंने खुद कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर जो कहा है वो सुनने लायक है। मुकेश जी, उन्होंने 2-3 बड़ी मार्मिक बातें कही, उससे हिसाब लग जाएगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। एक बात तो उन्होंने कही कि जब ये हरगोविंद दास और चंदन दास को मारा जा रहा था, खुद उनके सगे जो हैं हरगोविंद दास जी के सगे भतीजे ने ये बात कही है कि सुबह 9 बजे से पुलिस को बुलाना शुरू किया, 4 बजे तक पुलिस नहीं आई। ये पीड़ित कह रहे हैं, ये कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं कह रहा है, और हाई कोर्ट के अंदर कह रहे हैं। दूसरी बात, एक और दंगा पीड़ित ने कही कि वो जो है उनके घर की महिला जो है वो जो दंगाई थे, जो कि पड़ोस में रहने वाले मुसलमान थे, उनके पैरों में गिर गई। और उन्होंने कहा, जो मैं कह नहीं सकता हूं आपके डिबेट पर, मैं बहुत लज्जा महसूस कर रहा हूं ये बात कहने में, कि उसने ये जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, उसने ये कहा कि भले ही मेरा रेप कर लो लेकिन मेरे पति को और मेरे बच्चे को मत मारो। ये कहा उसने। वो महिला अपनी अस्मिता तक लुटाने को तैयार हो गई। ये मानवता का अंत है, ये मानवता का अंत है। और ये कहते नफरत फैला दी। और ये आज से नहीं है, ये आज कहानियां केवल जो है डॉक्यूमेंटेड हो रही हैं, इनका केवल जो है पता चल रहा है। ऐसा ही बहुत कुछ जो है मालाबार में हुआ था, मोपला में हुआ था 1922 में, ऐसा ही डायरेक्ट एक्शन के समय 1946 में इन्हीं इलाकों में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ऐसा ही जो है कश्मीर के अंदर 1990 में हो चुका है, ऐसा ही अहमदाबाद के अंदर हो चुका है। और ऐसा ही जो है इन लोगों ने किस प्रकार से जहां पर भी देश में इस देश के जिस भी भाग में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है वहां पर इसी प्रकार के दंगे हैं। ये हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं है, ये नरसंहार हैं, ये जेनोसाइड हैं, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड है, ये ममता बनर्जी स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड है। ये एक्सोडस जो हो रहा है, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कश्मीर जैसे जो 90 के दशक में जो कश्मीर के जो हाल थे, इसलिए कह रहा हूं कि 16 तारीख को, वही 16 तारीख को ममता बनर्जी जो है उन इमामों के पास जाकर कहती हैं कि दैट आई स्टैंड सॉलिडरली विद यू, मैं आपके साथ खड़ी हूं। 2 दिन पहले इतना बड़ा दंगा हो जाता है, उसके बाद भी इमामों को कहती हैं। आज तक उनके पास विक्टिम के पास जाने, यानी जो बेचारे पीड़ित है उनके पास जाने का, उन पे मरहम लगाने का समय नहीं है। गवर्नर साहब को भी उन्होंने सजेशन किया, उनसे अपील की कि आप भी मत जाइए। ममता भी नहीं जाना चाहती, गवर्नर साहब को भी रोकना चाहती हैं। इस प्रकार से ये जो है ये नृशंसता दिखा रहे हैं, बेशर्मी दिखा रहे हैं। इसका कोई पैरेलल नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के अंदर जो जिन्ना के अनुयायी जो रह गए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के विभाजन किया था, उसके बाद भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अगर शब्दों में कहूं तो वो जो सैलाब आया था, वो सैलाब अपने साथ बहुत सारी गंदगी बहाकर ले गया था, लेकिन खड्डों के अंदर फिर भी कुछ गंदा पानी रह गया था। वो गंदा पानी आज बदबू कर रहा है और पीड़ित कर रहा है पूरे भारत को। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। विवेक सोनकर जी, हमारे पास समय की कमी, मैं आखिरी कमेंट के लिए विवेक सोनकर जी के पास आऊँगा। सोनकर जी, ये जो ममता बनर्जी गई थी इमामों के साथ कहने के लिए, अपील करने के लिए, क्या आपको लगता है कि वो अपील करने की बजाय जो है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए इमामों के साथ? क्योंकि ये जो सारा
हुआ है मुर्शिदाबाद में, 24 परगना में, ये सब का सब जो है उन्हीं इमामों का किया हुआ है, उन्हीं मौलानाओं का किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी इमामों के पास, दुधारू गाय के पास जाकर के अपनी वोट बैंक मजबूत कर रही थी। इनको इमामों के पास नहीं जाकर के सोफिया जी से पूछिए। इनकी नेत्री को मुर्शिदाबाद जाना चाहिए, वहां के पीड़ित लोगों से मिलना चाहिए। इमामों के पास जाकर के ये आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2026 में, वो अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए पैरवी कर रही थी। इस वक्त पीड़ितों के आंसू को पोंछने का वक्त है। राहुल गांधी जी जो संविधान की पुस्तक लेके घूमते हैं ना, तो राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। ये जो इनकी सरकार, जो कोलैबोरेशन की जो सरकार चल रही है यहाँ पे टीएमसी की, यहाँ पे सोचना चाहिए, वामपंथियों को सोचना चाहिए, कांग्रेसियों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सोफिया जी से पूछिए, यहाँ क्या पुलिस की कोई कद्र है क्या? पुलिस की कोई वैल्यू है यहाँ पे? टीएमसी के कार्यकर्ता पुलिस को दौड़ा के मारते हैं। पुलिस तो सुबह से लोग कॉल करते रहे, जहां पे दंगा, जहां पे आगजनी हो रही थी, जहां पर हत्याएं हो रही थी, वहां पर लोग पुलिस को लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन पुलिस वहां पर आश्वासन देने के अलावा कुछ भी नहीं की। पुलिस बुलाने पर नहीं आई। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम ये और भी आगे हम बढ़ाना चाहते थे, लेकिन समय की मजबूरी के कारण इसे यहीं पर वाइंड अप करना पड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी आपका, विवेक सोनकर जी आपका, और मुमताज़ रिजवी जी आपका, सोफिया खान आपका, और नाजिया इलाही खान आप भी हमारे साथ जुड़ी थी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में। लेकिन जो चर्चा शुरू हुई थी वो चर्चा खत्म तब होगी, बंगाल की स्थिति सही तब होगी जब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। बंगाल में हिंदुओं का हाल अभी वही है जो 90 के दशक में कश्मीरियों का था, कश्मीरी पंडितों का था, और जो कीमत कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर में चुकाई, लगता है वही कीमत बंगाल के हिंदुओं को भी चुकानी पड़ेगी। अगर समाज चाहता है, सरकार चाहता है कि ऐसी स्थिति ना आए, तो बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।